नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिल्ली के सबसे खौफनाक मर्डर पर हर मिनट नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा बेहद डराने वाला है। सवाल यह है कि आफताब के माइंड में चल क्या रहा था। आज स्टूडियो में आफताब के ब्रेन की मैपिंग होगी, हमारे साथ ब्रेन रीडर्स होंगे। लेकिन शुरुआत 6 ऐसी तस्वीरों के साथ जो बताती है कि कैसे पूरी साजिश इस मर्डर की रची गई। पहली तस्वीर है हैवानियत की पूरी कहानी कहती हुई। ये सबूत है कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट किया करता था। साल 2020 में श्रद्धा मुंबई के अस्पताल में भर्ती भी हुई थी। श्रद्धा और आफताब में पिछले कई दिनों से तनाव था। इसकी सबूत देती है पहली तस्वीर। झगड़े को खत्म करने के लिए दोनों उत्तराखंड भी गए थे। वहीं आफताब के खिलाफ सबूत को लेकर जांच भी जारी है। तो ये तमाम तस्वीरें जो कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि आफताब की ब्रेन मैपिंग की जरूरत आखिरकार पुलिस को क्यों महसूस हो रही है। आफताब पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने। और ब्रेन मैपिंग को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि ब्रेन मैपिंग की जरूरत आखिरकार क्यों महसूस हो रही है। लेकिन पहले हम रुक करते हैं दूसरे स्टूडियो में सुरभि का। ओवर टू यू सुरभि। और आफताब पर अब एक्सक्लूसिव खुलासा होगा। ब्रेन रीडर बताएंगे हर साजिश के पीछे आफताब के मन की आखिर थ्योरी क्या रही है। शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं, क्योंकि तमाम बड़ी खबरें और जांच में हो रहे खुलासों के तहत यह खबर साफ है कि श्रद्धा के साथ आफताब की हैवानियत के लगातार सबूत मिल रहे हैं। और श्रद्धा के साथ आफताब अक्सर करता था मारपीट। अब श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान की तस्वीर होगी आपके सामने। TV9 भारतवर्ष जो लगातार पूरे मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश में है कि उन लोगों के संपर्क में जिनके जरिए ये साफ पता लग पा रहा है कि आफताब किस लोगों के संपर्क में रहा। अब श्रद्धा के दोस्त ने मारपीट के निशान वाली तस्वीर भी की है शेयर। और तस्वीर में श्रद्धा के गले और गाल पर चोट के ये निशान भी साफ नजर आ रहे हैं। अब श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पुलिस की जांच तो चल रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि मर्डर को अंजाम देने के बाद भी वो किस तरीके से सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। उसकी गतिविधियां क्या थी, क्या उसकी पूरी मूवमेंट थी। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, और साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड और गुरुग्राम में हो रही जांच के बाद तो बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है ये उस वक्त की तस्वीर जब श्रद्धा के साथ मारपीट के बाद उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसे अस्पताल तक इलाज के लिए जाना पड़ा। तो आफताब के मन में, उसके दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा था, ये समझने के लिए एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडियो में डॉक्टर निशा खन्ना मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है। उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार इस तरीके का बड़ा क्राइम जो आप अंजाम देते हैं उसमें क्या कुछ चल रहा होता है एक शख्स के दिमाग में। डॉक्टर कपिल कक्कर बिहेवियरल एक्सपर्ट है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा भी एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका हम परिचय कराएंगे। लेकिन डॉक्टर निशा खन्ना चूंकि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, पहले डॉक्टर निशा, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है। आप एक ऐसे शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, लंबे रिलेशनशिप में थे, ऐसा अचानक क्या ट्रिगर कर जाता है कि आप इतना बड़ा क्राइम कर जाते हैं? देखिए, अचानक कुछ ट्रिगर नहीं करता, ये पहले से कहीं ना कहीं चल रहा होता है आपके दिमाग में उथल पुथल बहुत ज़्यादा चल रही होती है। बट वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो सकता है, वो पर्टिकुलर, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस थे। अब जितने भी बातें हो रही हैं, आई डोंट नो वो सच है या नहीं, पर जितने भी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो भी पता चल रहा है, देखा जाए तो उन दोनों के रिलेशनशिप स्टेन्ड था। कहीं ना कहीं इनकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज बहुत क्लियर थे। अगर वायलेंस की बात की जाए तो उसके फादर ने भी FIR में वायलेंस का जिक्र किया है और उन्होंने बोला कि उन्होंने रोका था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेरेंट्स की और बच्ची की बॉन्डिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। पेरेंट्स ने रोका पर उसने बात नहीं मानी, तो वो भी कहीं ना कहीं में मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन दोनों की बॉन्डिंग, आई थिंक सो, इन दोनों में एज गैप था, जो कि मुझे चैनल्स के माध्यम से जाए कि आफताब छोटा था और ये उम्र में बड़ी थी। तो एक जनरेशन गैप भी आजकल 5 साल की उम्र के बाद अब्यूसिव रिलेशनशिप को यहाँ सीधे तौर पर इग्नोर किया जाना भी एक बड़ा ट्रिगर था। बिल्कुल, बहुत बड़ा ट्रिगर था। उसको कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स दिख रहे थे रिलेशनशिप में, चाहे वो एस्टेब्लिश नहीं था फाइनेंशियली, तो ये एक था रीज़न। कहीं ना कहीं उन दोनों में फिजिकल फाइट्स हो रही थी, अगर वर्बल और एब्यूजिव फाइट्स हो रही थी, क्योंकि किसी फ्रेंड ने बताया है शायद चैनल्स के माध्यम से, जो मैंने देखा है, कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे, वो जॉब करना चाह रही थी, तो उसने डिसीजंस घर वालों की मर्जी के
बगैर लिया था, तो सपोर्ट सिस्टम फिर वो बॉम्बे से दिल्ली आ गई क्योंकि बॉम्बे में कहीं उसका फ्रेंड सर्कल बन गया था एक नया सा। तो बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे हम एक रीजन नहीं कह सकते, बट मुझे लग रहा है उसने रेड फ्लैग्स को नोटिस नहीं किया। क्या शायद वो उसे लग रहा होगा हो चुका है हर चीज को एनालाइज करते हुए ये समझना कि कोई आखिर ऐसा कर कैसे सकता है, और यही पुलिस भी जानने की कोशिश कर रही है। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लगातार हो रहे खुलासों के तहत बड़ी खबर यह है कि 3 दिसंबर 2020 श्रद्धा को मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पीठ रीढ़ में गंभीर दर्द को लेकर ही श्रद्धा अस्पताल पहुंची थी। अब जांच को लेकर तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ किस तरीके का व्यवहार यह शख्स करता था और कैसे उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिस दौरान ये श्रद्धा के साथ रहा उस दौरान उसके साथ मारपीट को लेकर ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं, और ये सबूत के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं 3 दिसंबर 2020 को कैसे श्रद्धा मुंबई के अस्पताल पहुंची थी। और एक तस्वीर तो टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई जहां श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वो आपके सामने प्रिस्क्रिप्शन है जो मुंबई के हॉस्पिटल में जब श्रद्धा एडमिट हुई थी तो बताया जा रहा है कि वहां पर रीढ़ की हड्डी में तकलीफ वो बता रही थी। अब हमारे तमाम सहयोगी इस पूरे मामले की जांच पर तो नजर रख रहे हैं, लेकिन इस बीच हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हुए कि कोई शख्स इतना हैवान कैसे हो सकता है। विवेक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त आफ्ताब के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छतरपुर में आफ्ताब के घर तक जैसे जांच पहुंची है उसमें क्या बड़ा खुलासा हुआ है। मेहरौली जो पूरी जांच का अभी हम कह सकते हैं एपी सेंटर बना हुआ है, वो जंगल जहां पर एक बार फिर से पुलिस उसको लेकर पहुंचकर न सिर्फ क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है, लेकिन उसकी गतिविधियां किस तरीके से इस जंगल तक रही उसको लेकर भी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, थोड़ी देर पहले मयूरेश ने ही वो तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखाई जो इस वक्त श्रद्धा के घर पर मौजूद जरूर है, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे मारपीट के सबूत भी अब आ चुके हैं सामने। साथ ही ऋतु रोहिणी आफ्ताब के ऑफिस गुरुग्राम तक कैसे जांच का ये दायरा पहुंचा है उसके बारे में ऋतु रोहिणी से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले पुनीत, पूरे मामले की जांच पुलिस तो कर रही है, क्या कोई लीड मिल पाई है? इस शख्स की हैवानियत को हम माइंड रीडर्स के जरिए भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो कोर्ट से भी इजाजत मांग ली गई कि जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि तमाम ऐसे सबूत और उसके बयान जो मामले को उलझाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज 7वां दिन है जब लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस घने जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दूं ये जंगल सांपों से भरा हुआ है। कई जगह हम जब अंदर की तरफ गए तो हमें सांपों की कई सारी केचुली पड़ी हुई मिली। ऐसे में इसका आफ्ताब का दिमाग किस तरीके से था उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि रात के 2 बजे वो पॉलीथीन में लाश के टुकड़ों को लेकर के इस घने जंगल के अंदर कई किलोमीटर जाता था और उसके बाद फेंकने के बाद टुकड़ों को वापस अपने घर जाता था। अभी जो तफ्तीश चल रही है उसमें आज दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर गई है, जिसमें हिमाचल गई है, उत्तराखंड गई है, मुंबई गई है। इसके अलावा गुरुग्राम जो टीम पहुंची है उसके हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को एक पॉलीथीन मिली है, पॉलीथीन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है। इस वक्त गुरुग्राम से जहां पर उसका दफ्तर था उसके पास से पुलिस को ये एविडेंस मिला, तो अपने आप में पुलिस ने जो जांच का दायरा फैला लिया है, जो 5 दिन की और रिमांड मिली है, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद पुलिस के लिए साबित हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो पुनीत आपने वो पहुंचाया था कि तमाम थानों को भी कह दिया गया है कि भाई आप वो तमाम जो लावारिस लाशें हैं जिनको चिन्हित नहीं किया जा चुका है कि वो किसकी लाश है, उनको लेकर भी आप जानकारी दीजिए ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई भी कड़ी इस केस से तो नहीं जुड़ रही है। कपिल कक्कड़, डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, चूंकि बिहेवियरल एक्सपर्ट आप हैं, बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से चिन्हित किया जाए कि हमारे आसपास इस तरीके के लोग तो नहीं मौजूद हैं, लिव इन रिलेशनशिप में थे, अच्छे खासे साथ रह रहे थे। श्रद्धा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मुंबई से उसके साथ पीछे पीछे दिल्ली चली आई और अंदाजा भी नहीं लगा कि कोई शख्स इस तरीके का कुछ बड़ा जघन्य अपराध कर सकता है, इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। मतलब हैरान करते हैं सर इस तरीके के वाक्य। तो देखिए इसमें 2 चीजें, जो पहले आपने मेरे से सवाल पूछा कि देखिए अड़ोसी पड़ोसियों को भी कोई आइडिया नहीं था कि लिव इन रिलेशनशिप में आप ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जो आपका सवाल है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी अगर 2 लोग या एक आदमी इन आइसोलेशन रह रहा हो,
ज्यादा आसपास लोगों से बात ना करता हो, जो लोगों से मिंगल ना करता हो, अपने आप को दूर रखता हो, चुपचाप रहता हो, एक या दो शब्दों में जवाब देता हो, इसका मतलब है कि काफी हद तक कि वो आदमी उस पर्टिकुलर नेबरहुड से दूर रहना चाहता है। और इसका एक इंडिकेटर है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सपोज या अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि उसको पता है अगर वो कुछ भी किसी से मिंगल करेगा तो बातों बातों में अगर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है तो वो निकल सकता है। तो इसीलिए किसी भी कॉलोनी के अंदर, नेबरहुड के अंदर कोई इस तरह के लोग हैं तो लोगों को ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए, उनको ज्यादा वो अलर्ट हो जाना चाहिए। एक दूसरा, हम बात करें तो जो जंगल में भी आपके सहयोगी भी है, मैं उस जंगल में 3 बार गया हूँ। 2 बार मैं दिन को गया हूँ और 1 बार मैं रात को 2 बजे गया हूँ। और जब मैं रात को 2 बजे गया हूँ और मैं कोई 1-1.5 किलोमीटर अंदर तक गया हूँ और मेरे साथ 5-6 लोग थे, टॉर्चेस थी वगैरह थी, बिल्कुल क्लियर उससे नजर हमें ये आ गया था कि ये आदमी पुलिस को झूठ बोल रहा है और ये रात को 2 बजे जंगल माफी के साथ सर आप अपनी बात को आगे जारी रखिएगा, क्योंकि इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। बड़ा अपडेट यह है कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच विवाद को लेकर नया खुलासा हो गया है। खुलासा ये कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने वाले श्रद्धा के फैसले से आफ्ताब दरअसल नाराज बताया जा रहा है। श्रद्धा मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना चाहती थी और इस बात से आफ्ताब नाराज था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया आफ्ताब ने? ये भी एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। अगर आपका ये सवाल मेरे से है तो मैं, देखिए, अभी तक जो मुझे आफ्ताब का समझ आ रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि वो झूठ ज्यादा बोल रहा है। सॉरी टू बट इन सर, लेकिन आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि लगातार जिस तरीके की जांच हो रही है उसके तहत बड़ी खबर हमारे पास है कि कैसे 2020 में श्रद्धा ने आफ्ताब की पुलिस से शिकायत भी की थी। ये बहुत बड़ी बात इस वक्त TV9 आपको बता रहा है कि 2020 का वो वक्त जब श्रद्धा ने आफ्ताब की पुलिस से की थी शिकायत और पहले भी आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश भी की थी। अब श्रद्धा ने अपने दोस्तों को मारपीट के बारे में भी बताया था और यही सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यानी जितेंद्र, सब कुछ पहले से सही नहीं था, अब 2020 में भी अगर उसने मारने की कोशिश की थी और वो पुलिस के पास पहुंची थी तो क्या हुआ था तब? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस वक्त तमाम राज्यों के अंदर मौजूद हैं। इस केस से जुड़े जो भी जगह है, जैसे मुंबई हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, मुंबई में जो टीम मौजूद है उसको तफ्तीश के दौरान जो श्रद्धा के दोस्त हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि साल 2020 में 23 नवंबर को श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने मारपीट की थी। उस वक्त भी आफ्ताब ने जानलेवा हमला श्रद्धा के ऊपर किया, तो इसमें श्रद्धा को काफी चोटें आई थी और इस बात की शिकायत खुद श्रद्धा ने फोन कर अपने दोस्तों को की थी, जिसके बाद तमाम दोस्त श्रद्धा के साथ नाला सुपारा जो पुलिस स्टेशन है वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए उसको लेकर गए थे। जब उसने कंप्लेंट वहां पर दर्ज करवा रही थी, उसी दौरान जब पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को वहां पर बुलाया तो आफ्ताब वहां पर खुदकुशी करने की नौटंकी करने लगा, जिसके बाद जो श्रद्धा है उसका दिल पसीज गया और उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। तो इस तरीके के जो भी मिसकंडक्ट पुराने रहे हैं आफ्ताब के श्रद्धा के साथ, उन सभी की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा और ऐसे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं जिससे साबित हो सके कि आखिरकार एक्सपर्ट ने ये बात कही थी, जंगल एक अभी एपिसेंटर जरूर जांच का बना हुआ है, लेकिन ये गुमराह करने की भी क्या कोशिश है, क्योंकि जांच का दायरा मुंबई की तरफ जरूर जा रहा है। अखिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और अखिलेश, अभी तक की ये जांच किस तरीके से मुंबई की ओर बढ़ती जा रही है? क्या ऐसे खुलासे मुंबई से हो रहे हैं? जी देखिए, एक तस्वीर जो सामने आई है 2020 की 3 दिसंबर की, ऐसा माना जा रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई थी और वो तस्वीर भी अपने आप में गवाही दे रही है। लेकिन उस तस्वीर के बाद हमने जहां अस्पताल में उसने इलाज करवाया था वहां पर पूछने की कोशिश की, डॉक्टर को ठीक से याद नहीं है या उनका कहना है कि मारपीट के निशान तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो गर्दन की शिकायत लेके आई थी, गर्दन में दर्द है और बैक पेन है, ऐसी शिकायत लेके आई थी, जिसके बाद 3 दिन तक इसी अस्पताल में एडमिट थी और यहाँ पर इलाज किया था। डॉक्टर यहाँ पर जो डॉक्टर शिंदे हैं, उन्होंने हमें बताया 3 दिन तक यहाँ पर एडमिट थी। हालांकि उसी दरमियान का एक फोटो जो वायरल हुआ है और वो दिखाई दे रहा है कि उसके चेहरे पे निशान है और मारपीट करता था। हालांकि ये बात सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में
कि वो गांजा पीता था और काफ़ी गांजा पीकर काफ़ी नशे में रहता था और जिस वजह से मारपीट करते रहता था श्रद्धा के साथ। जी, हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा जो कि साइकोथेरेपिस्ट और एक्सपर्ट है ब्रेन स्टडी और मैपिंग के, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रहेजा, ये तमाम खबरें जो अभी आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं किस तरीके का माइंडसेट था आफ्ताब का? क्या समझ पा रहे हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना? ये तमाम तरह के ट्रिगर्स है जिसकी वजह से इस तरीके की खबरें आज सामने आ रही हैं। देखिए, जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं उससे काफी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी किसी ने बताया वो गांजा का सेवन करता था और हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अक्सर सब्सटेंस यूज के अधीन होते हैं। अब्यूजिव रिलेशन था, मारपिटाई करता था। जब श्रद्धा ने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की तो उसने थाने में ही कुछ खुशी करने का जो नौटंकी की, उससे भी उसकी पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व का काफी खुलासा होता है कि एक बहुत थिएट्रिकल पर्सनालिटी है और इस तरह की पर्सनालिटी जो असामाजिक, साइकोपैथिक, सोशियोपैथिक होती हैं। साइको किलर के नार्को टेस्ट से क्या सच सामने आ जाएगा? देखिए, मुमकिन है कि कड़ियां और बेहतर जुड़ेंगी, लेकिन क्या वो 100% एक्यूरेट होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनका दिमाग इस बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। इसके जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जांच का दायरा जैसे बढ़ रहा है उसके तहत भी क्या कोई लीड अभी तक मिली है? अपने संवाददाताओं से इस पर बात करने से पहले सीधे गुरुग्राम से बड़ी खबर, क्योंकि गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस को मिले अब कई अहम सबूत, और जो फिलहाल अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक आफ्ताब के ऑफिस के पास पुलिस को कई बड़े सबूत मिले हैं। ऋतु रोहिणी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु, क्या है ये सबूत? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये आफ्ताब के ऑफिस के ठीक पास में ये जंगल नुमा इलाका है और यहीं से अभी ठीक 10 मिनट पहले पुलिस को एक सबूत हाथ लगी है जिसको लेकर के पुलिस अभी यहाँ पे गई है। यही वो इलाका है और देखिए सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बीते 3 घंटे से लगातार जो है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की मदद से यहाँ पर छानबीन कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ऐसी जानकारी मिली थी कि यहाँ पर मई के बाद जब आफ्ताब ऑफिस आता था हत्या के बाद, उसके बाद वो यहाँ पर भी कई सारे सबूत छोड़ गया है और इसी को लेकर के तफ्तीश शुरू हुई। आज तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और लगातार तकरीबन 3 घंटे तक, 2.5 से 3 घंटे तक चली वो पुलिसिया जांच और छानबीन के बाद अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले तकरीबन, यहाँ से दिल्ली पुलिस को एक सबूत हाथ लगी है जिसको लेकर के अभी गई है दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक जांच उसकी होगी। उसके बाद ही सीधे तौर पर निकल कर ये भी बताइए कि इनके बॉस से बात होनी थी, ऑफिस के कुछ लोगों से बातचीत होनी थी, पूछताछ होनी थी, क्या वो कंप्लीट हो गया है या वो उसके लिए दोबारा पुलिस की टीम पहुंचेगी? जी देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि उसके ऑफिस के पास में जो जंगल है, देखिए हम आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी जंगल पे उसने कुछ सबूत फेंके हैं। तो दिल्ली पुलिस ने पहले सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से कथित आरोपी जो आफ्ताब है उस पर कुछ हमें दिल्ली पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए थे, उसी के आधार पर उस पर कार्रवाई हो सके, ताकि इस वजह से दिल्ली पुलिस ने पहले सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की और उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस बीते 3 घंटे से लगातार छानबीन कर रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी सबूत लगी है। यहाँ और ये इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब हमेशा किसी से चैट करने में बिजी रहता था, ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। चैट के बारे में श्रद्धा के पूछने पर अक्सर भड़क जाता था आफ्ताब के संदिग्ध चैट करने पर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। हत्याकांड से पहले झगड़ा कम करने के लिए घूमने के लिए दोनों गए थे। आफ्ताब और श्रद्धा घूमने के लिए गए थे, हिमाचल उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे श्रद्धा और आफ्ताब। ये बड़ा अपडेट है, इसीलिए कड़ियां जो है वो अलग अलग राज्यों से भी जुड़ रही हैं। ये एक बड़ा अपडेट है डॉक्टर निशा, ये एक जेलसी का फैक्टर भी यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। जेलसी, पॉसेसिवनेस भी हो सकता है और दूसरा, अगर आपको पार्टनर इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप भी है। जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर वो बात करने की चैट कर रहा है, अगर वो कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी तो उसे रिएक्ट करता था, उन दोनों में झगड़ा होता था, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि मैं रिश्ते में हूँ, मैं सामने वाले से बात करना चाह रहा हूँ और सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर भी वो इसके साथ लिव-इन में रह रही थी, फिर भी वो इस रिश्ते को चांस दे रही थी। तो मुझे यहाँ बहुत गहरे लगते हैं रेड फ्लैग्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं उस रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया गया। देखिए,
जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक दिन में ही नहीं बनता, और जितने भी वन टाइम या फर्स्ट टाइम क्रिमिनल, अब इसका सीरियल क्रिमिनल का हिस्ट्री है वो हमें नहीं पता है, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ, हम उन्हें नहीं देख रहे, पर जो भी डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है तो पास्ट में उसके सारे बिहेवियर्स को नोटिस किया जाएगा, वो कितना सच और झूठ बोलता है। मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है, तभी उसने ये सारा कवर अप करने की कोशिश की। आज पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने ये बोला कि मैंने मारा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अनस्टेबिलिटी तो है। अब ये अनस्टेबिलिटी एक दिन में नहीं आती है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम बचपन से ही देखते हैं, अगर मदर बोल देती है फ़ोन करके बोल दो, या घर में कोई आया बोल दो पापा घर पे नहीं है, पापा अंदर ही बैठे हैं, मम्मी अंदर, तो आप छोटे छोटे झूठों से घर में आप बच्चा झूठ बोलना सीखता है, उसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप एनवायरनमेंट में किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अब आपने जैसा कि बताया गया है कि उसकी और भी लड़कियों से दोस्ती थी, डेटिंग ऐप के थ्रू ये मिले थे, तो डेफिनेटली डेटिंग ऐप पर लोग क्या करने जाते हैं, फिजिकल इंटीमेसी इश्यूज होते हैं, इसके लिए जाते हैं कि आखिर कोई कैसे एक खौफनाक प्लानिंग को अंजाम दे सकता है, और ये प्लानिंग आखिर उसने बनाई कैसे। शातिर आफ्ताब के ही 9 खौफनाक प्लान को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि ये तमाम ऐसे खुलासे हैं जिसको लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम ये चर्चा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बड़ी बात, नल चलाकर लाश के टुकड़े, बोलने में भी अजीब लगता है, हालांकि ये मकसद बताया जा रहा है, खून नालियों से बाहर निकल जाए इसलिए ऐसा किया गया। मकसद क्या था ये आपको बताया। दूसरा, सिर गायब कर दिया, मकसद था शव की पहचान ना हो सके, और अभी भी जो बॉडी पार्ट्स के टुकड़े मिल रहे हैं बहुत शैटर्ड है, और उनके डीएनए की जांच भी इसीलिए की जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, मर्डर वेपन गायब है, मकसद था अहम सबूत को मिटाना, और इसीलिए मर्डर वेपन अभी तक की जांच के बाद सामने नहीं आ पाया है। चौथी बड़ी बात, वारदात के दिन पहने कपड़े भी गायब, मकसद साफ है, कपड़ों से ब्लड सैंपल्स ना मिले इसलिए ऐसा किया गया। पांचवी बड़ी बात, अब देखिए यहां पर 18 दिन तक जंगल में शव के टुकड़े फेंकता रहा, एक दिन में ऐसा नहीं किया, 18 दिन, मकसद था किसी को शक ना हो। छठी बड़ी बात देखिए किस तरीके से क्राइम सीन को अब केमिकल से भी धो दिया गया, इसको लेकर कैसे रिसर्च की गई पहले भी आपको बता चुके हैं, मकसद था फॉरेंसिक सबूत ना मिले। और सातवीं बड़ी बात, श्रद्धा का फोन ही फेंक दिया, आपसी बातचीत का किसी तरह से खुलासा ना हो इसलिए फोन ही फेंक दिया। मोबाइल, OLX पर अपना मोबाइल बेच दिया, किसी तरह का रिकॉर्ड ही ना मिले इसलिए ऐसा कर दिया गया। नौवीं बड़ी बात, श्रद्धा का इंस्टा अकाउंट भी अपडेट करता रहा ताकि सबको लगे कि श्रद्धा जिंदा है। अब ये बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले की सामने आ चुकी हैं। प्रतिमा, इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तेज हो गई है। दक्षिणी जिला पुलिस की दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पड़ताल तेज हो गई है। दिल्ली के सभी इलाकों में शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। किसी भी इलाके में शव के टुकड़े मिलने पर सूचित किया जाए, ये पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया। यानी अब ये किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है जांच। रुक करूंगी पुनीत शर्मा का। पुनीत, यानी अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है तमाम थानों में, जैसा कि आपने शुरुआत में सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को जानकारी दी थी कि सभी को अलर्ट पे कर दिया गया है कि सभी अब अलर्ट पर रहे, जांच का दायरा बढ़ गया। बिल्कुल, कई साल के बाद ऐसा हुआ है कि पूरे दिल्ली पुलिस का एक एक थाना यानी 15 जिलों के जो 178 थाने हैं उनको लगाया गया है कि अपने अपने इलाकों में वो इस बात का रिकॉर्ड तैयार करें कि इस साल मई से जून तक कितनी लाशें जो थी अज्ञात लाशें वो मिली हैं, और इसके अलावा कितनी लाशों के टुकड़े मिले हैं, उन लाशों की क्या शिनाख्त हुई जिनके टुकड़े मिले हैं या अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हुई, कितनी महिलाओं के लाश के टुकड़े मिले। ये एक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से आदेश जारी किया गया है 178 थानों को, और इसीलिए 178 थाने की जो पुलिस है अब इसी काम में लग गई है कि आखिर क्या दिल्ली में श्रद्धा के जो लाश के टुकड़े थे वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाकर के फेंके गए, क्योंकि लगातार जो आरोपी आफ्ताब है वो अपने थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था जंगल और उसके घर की दूरी महज 1 किलोमीटर थी। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगालना भी एक बड़ी चुनौती हालांकि यहां पर बन चुका है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक और बड़ा खुलासा, जहां देखिए दिल्ली पहुंचने से कुछ दिन पहले ही आफ्ताब के साथ उत्तराखंड भी गई थी। 4 मई को आफ्ताब श्रद्धा उत्तराखंड के शिवपुरी के पास वशिष्ठ गुफा गए थे, और वशिष्ठ गुफा से ही श्रद्धा ने आखिरी रील भी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। 11 मई को श्रद्धा ने हिमाचल के कैफे से किताब पढ़ते हुए ये फोटो शेयर की थी। अब पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश में है, इन लोकेशंस पर भी पुलिस जाने वाली है, इसलिए आपको लगातार TV9 बता रहा है कि कैसे जांच का दायरा दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और साथ ही उत्तराखंड तक भी पहुंच चुका है। मयूरेश इस पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, डिटेल बताएं।
वसई में जहाँ जहाँ पे श्रद्धा और आफताब रहे हैं, 3 जगह उन्होंने चेंज की थी पिछले 3 सालों में, वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों के बयान जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनके जो दोस्त है, फिर वो गॉडविन हो या फिर नाडर हो, जो खुल के सामने आए थे, जिन्होंने चैट्स दिखाए थे, जिन्होंने बताया था कि श्रद्धा उन्हें बार बार बताती थी कि किस प्रकार से दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों का रिलेशन टॉक्सिक है, उनके स्टेटमेंट भी जो है वो रिकॉर्ड हो सकते। हालांकि अभी ये बताया गया कि एक टीम ऑलरेडी वसई में आई है, लेकिन पुलिस ये बता नहीं रही कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये टीम है और कहाँ पे क्या कर रही है, कहाँ जा रही है और किसके बयान जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। ठीक है मयूरेश, आपका रुख मैं दोबारा करूंगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शव के टुकड़े करने के लिए 1 से ज्यादा हथियार यूज किए गए। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। श्रद्धा और आफताब के बीच अक्सर मारपीट होती थी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आफताब ने प्लान बनाकर श्रद्धा की हत्या की और हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार 1 से ज्यादा थे। हालांकि मर्डर वेपन की तलाश अब भी की जा रही है। विवेक शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, लगातार पुलिस की पूछताछ में आफताब एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है और पुलिस की पूछताछ में यह भी निकल के सामने आया है कि आफताब ने एक नहीं करीब 2 से 3 हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया था शव के टुकड़ों को करने के लिए। लगातार पुलिस जो है इस हथियारों को रिकवर करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस की पूछताछ में आफताब ने यह भी बताया कि वो दिल्ली नहीं आना चाहता था। श्रद्धा जो है वो दिल्ली आना चाहती थी, लेकिन वो उसके खिलाफ था। लेकिन श्रद्धा के प्रेशर के बाद वो दिल्ली आया और यहाँ पर जो है छतरपुर पर उसने फ्लैट किराए पर लिया। और इससे पहले वो लोग हिमाचल और उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे छतरपुर फ्लैट पे आए थे तो यहाँ पर अक्सर उनका झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि शादाब नशे का आदी था और वो नशा करने के बाद श्रद्धा को बेरहमी से पीटता भी था। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है आफताब से। और इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आई है कि आफताब जो है वो किसी शख्स से चैट करता था, जिसके चलते श्रद्धा काफ़ी नाराज रहती थी, झगड़ा होता था। तो पुलिस आफताब और श्रद्धा और उसके दोस्तों के जो चैट है उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए उन्होंने ऐप को भी कि अब श्रद्धा मर्डर केस में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने पर भी फोकस किया जा रहा है, जहां श्रद्धा आफताब के फोन का डेटा भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश करेगी। ये बड़ी बात आपको बता दें, क्योंकि हत्या से पहले दोनों के फोन की लोकेशंस का अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। गूगल पर आफताब की सर्च हिस्ट्री की भी जांच पुलिस कर रही है और पुलिस साथ ही डेटिंग ऐप से आफताब के अकाउंट्स के सारे डिटेल्स खंगालने की भी कोशिश कर रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत यहां पर पुलिस की तरफ से इसलिए जुटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इन तमाम सबूतों को भी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इस शख्स ने नष्ट कर दिया था। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। आफताब के ऑफिस में पुलिस ने जांच की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गुरुग्राम में आफताब के ऑफिस में पुलिस का सर्च हुआ है। ऑफिस के बाहर जंगलों में भी पुलिस ने खोजबीन की है, जैसा कि अपडेट हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी दे रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सबूत जुटाए हैं। एक भरी पॉलिथीन अपने साथ लेकर गई है पुलिस, जो कि इन्वेस्टिगेशन में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो गुरुग्राम में दफ्तर है आफताब का, जहां पर पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी सहयोगी ऋतु रोहिणी का। कुछ पता चल पाया है कि सबूत के तौर पर पुलिस ने क्या जुटाया? हालांकि बहुत सीक्रेटिव पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या पूरा पॉलिथीन भरकर सबूत जुटाए गए ऋतु? जी बिल्कुल, एक पूरी प्लास्टिक जो है वो भरी हुई थी और पुलिस उसे लेकर के गई है। सीधे तौर पर हम आपको दिखाएं तो तस्वीरों में देखिए, ये जो जंगल आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी जंगल में यही वो एग्जैक्टली इलाका है जहां से पुलिस ने प्लास्टिक वो उठाई और यहां से लेकर के वो गई है पुलिस की टीम। और साफ तौर पर वो तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये निकल करके सामने आएगा कि क्या कुछ मिला है सबूत के तौर पर। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाएं तो यहाँ से महज 30 से 35 मीटर की दूरी है और जो कथित आरोपी है आफताब, उसके ऑफिस का यहीं पर सीवेंट नाम की एक कंपनी है जिसमें आफताब काम करते थे। और पुलिस को ये सूचना मिली थी, सूत्रों से ये उनको जानकारी मिली थी, इंफॉर्मेशन मिली थी कि आफताब जब हत्या के बाद ऑफिस आता था तो आने जाने के क्रम में वो यहाँ पर कुछ सबूत यही गतिविधियां इनको लेकर पुलिस जिस तरीके से ऋतु जांच कर रही है, उसी के तहत ऑफिस से उसकी उन मूवमेंट्स पर नजर रखने की पुलिस की तरफ से अब ये कोशिश है। लेकिन इस बीच डॉक्टर रहेजा, हमने थोड़ी देर पहले नार्को टेस्ट की बात की, ये तमाम सबूत तो वो नष्ट कर चुका है गैजेट्स को लेकर, लेकिन ये जो डीएनए सैंपल्स की बात यहां पर हो रही है, ये किस तरीके से हेल्प करेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूं सर, क्योंकि अभी तक उसके शव के अगर टुकड़े बरामद किए गए हैं तो क्या ये उसके हैं, ये जानना जरूरी है। सर अभी तक नहीं मिला है, शैटर्ड है, चॉप्ड है, कैसे ये डीएनए सबूत मायने रखते हैं? देखिए, डीएनए सबूत का अहम मायना है, बिकॉज
हर हाल में ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो शव के टुकड़े हैं वो श्रद्धा के ही हैं। और नार्को टेस्ट की अहम भूमिका इसलिए रहेगी कि क्योंकि उसके जो कॉन्शियस डिफेंसेस हैं, जो मैनिपुलेटिवनेस है, जब उसको हम थोड़ा सा शील्ड कर पाएंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट माइल्ड कर पाएंगे, तो शायद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को गैदर करना और कड़ियों को जोड़ना आसान हो जाएगा। ऐसा सुनने में आया है कि नार्को एनालिसिस की उसने इजाजत दे दी है, बिकॉज विदाउट दी कंसेंट नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग मुमकिन नहीं है। यही तो बात है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अभी नहीं है। डॉक्टर कपिल, सवाल आपसे ही है, एक ऐसा शख्स जिसने मर्डर को इतने महीने पहले अंजाम देकर सामान्य जिंदगी भी जीना शुरू कर दिया, और कैसे उसने सभी सबूतों को नष्ट किया, ये हमने बताया, क्या रीड करेंगे आप इसे? देखिए, जैसे डॉक्टर निशा ने उस टाइम कहा मैनिपुलेटिव माइंड, ये मैनिपुलेटिव माइंड से साइकोपैथ की तरफ ही वाज मूविंग। ये क्रिमिनल माइंड कैसे बना, मैं आपको जो आप उत्तराखंड का आपने बताया एग्जांपल कि उत्तराखंड लेके गया, ये हर ऑप्शन को वे कर रहा था कि मैं क्या पैचअप कर सकता हूँ, क्या मैं इसके साथ रह सकता हूँ, या ये भी सोच के उत्तराखंड गया होगा कि अगर मेरा पैचअप नहीं हुआ तो शायद मैं उत्तराखंड में ही इसको खत्म कर दूं। तो आप ये तो सोचिए कि इसने यही सोचा होगा कि मैं सिर्फ पैचअप के लिए जा रहा हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलते हैं। और अभी भी सर, अभी भी जब उसके नार्को टेस्ट की बात आ रही है, उसके ब्रेन मैपिंग की बात आ रही है, अभी भी आफ्ताब सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दे रहा, अभी भी पुलिस को केवल घुमा रहा है, हर दिन अपने बयान बदल रहा है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो सबूत जो पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम संवाददाताओं का हम तक हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए।